हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि जेबी गुप्ता बुक का है। ठीक है, इसमें हमने 231 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देख रखा था। आज उसके आगे यानी कि 232 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम समझते हैं ध्यान से। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मतलब आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि लॉसलेस है और वो किसके संग है? सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के साथ है। तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन आपका यही है कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के साथ एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ो, हम समझते हैं कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर बात करें सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की, तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आप बाद में समझो, पहले आप समझो कि सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है। तो देखिए, सर्ज इम्पीडेंस समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक, उसमें इंडक्टर भी होता है और उसके पैरेलल में उसमें कैपेसिटर भी होता है। ये आपको पता है, एक मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा फिगर आप ऐसा मॉडल बनाते हो, उसमें आपका यल भी होता है और सी भी होता है। तो इस यल के कारण ड्यू टू यल वोल्ट एम्पियर पावर, ड्यू टू यल वोल्ट एम्पियर पावर अगर बराबर हो जाती है ड्यू टू सी, ठीक है, सी, ड्यू टू सी वोल्ट एम्पियर पावर। ठीक है, यानी कि जो इंडक्टर लगा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन में, जो है इंडक्टर जो पाया जा रहा है वह उसके कारण जो वोल्ट एम्पियर पावर है और जो कैपेसिटर है उसके कारण वोल्ट एम्पियर पावर जो है, अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएं, दोनों आपस में बराबर हो जाएं और अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखना दोनों आपस में बराबर हों और अपोजिट हों, तो फिर यह जिस लोड पे होगा उसे हम कहते हैं सर्ज इम्पीडेंस। उसे हम क्या कहेंगे? सर्ज इम्पीडेंस। ठीक है, ध्यान से आप समझना मैंने क्या बोला कि वोल्ट एम्पियर पावर इंडक्टर के कारण और वोल्ट एम्पियर पावर कैपेसिटर के कारण अगर दोनों आपस में बराबर हों और अपोजिट डायरेक्शन में हों, तो फिर जिस लोड पे होगा उसे हम कहेंगे सर्ज इम्पीडेंस। ठीक है, जो कि बेसिकली एक नेचुरल लोड होता है। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होता है? नेचुरल लोड होता है। और जब भी हम बात करते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग पे, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग पे, तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का मतलब हो गया कि जिस पर जो बेसिकली आपका नेचुरल लोड है, नेचुरल लोड का मतलब कि जब आपका वोल्टेज एंड करेंट दोनों एक फेज में हो जाए तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा? सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होगा। यानी सर्ज इम्पीडेंस का मतलब क्या होगा कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो जाएं। ठीक है, तो क्या होगा? सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होगा। तो इसका मतलब है कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का मतलब क्या है कि जब भी आपका सर्ज इम्पीडेंस होगा किसी ट्रांसमिशन लाइन में, उस टाइम पे जितनी पावर आप ट्रांसमिट कर रहे हो या फिर जितनी पावर आप डिलीवर कर रहे हो लोड साइड, उसी को हम कहते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, तो ध्यान समझना सर्ज इम्पीडेंस क्या है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं सर्ज इम्पीडेंस। सर्ज इम्पीडेंस में मैंने क्या कहा कि इंडक्टर के कारण जो पावर है और कैपेसिटर के कारण जो पावर है दोनों आपस में बराबर हो जाएं। आपस में बराबर होने का मतलब क्या कि मान लो कैपेसिटर के कारण जो पावर है वी स्क्वायर अपान एक्स है और ये जो वी स्क्वायर अपान एक्सएल है, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना, इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक, या फिर आप कह सकते हो कि वी स्क्वायर अपान एक्सएल, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्सएल, ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्यों मैं कह रहा हूँ वी स्क्वायर अपान एक्सी बराबर आई स्क्वायर एक्सएल, देखो ऐसे लिखने का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये जो इंडक्टर है ये ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज पैरामीटर होता है जबकि कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन का पैरेलल पैरामीटर होता है। ठीक है, इसलिए पैरेलल के लिए हम वी स्क्वायर अपान एक्सी लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आपको रेफरेंस मान के चलना पड़ता है पैरेलल सर्किट में, और सीरीज सर्किट में आपको क्या रेफरेंस मान के चलना पड़ता है? करंट को। इसलिए मैंने वी स्क्वायर अपान एक्सी बराबर आई स्क्वायर इंटू एक्सएल लिखा। तो यहाँ से आप देखोगे तो वी स्क्वायर को आप क्या करो, वी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो इसको कर सकते हैं वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर, आई स्क्वायर को मैंने इधर ले लिया तो ये जाएगा, तो हो जाएगा एक्सी इंटू एक्सएल, एक्सी इंटू एक्सएल, ये हो सकता है। तो यहाँ से आप देखोगे वी बटे आई, वी बटे आई मतलब क्या होता है? आर,
लेकिन ट्रांसमिशन लाइन है तो AC है, यहाँ L भी है, X भी है, R भी है, तीनों पैरामीटर प्रेजेंट हैं। तो V²/I² मतलब Z का स्क्वायर क्या होगा, Z का स्क्वायर। तो Z का स्क्वायर मतलब इसको हम बोलते हैं Z0 का स्क्वायर बराबर XC इंटू XL, या फिर Z0 बराबर क्या हो जाएगा, √XC इंटू XL। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि सर्ज इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, XC इंटू XL। अगर इसको आप पैरामीटर मतलब कि इंडक्टर और कैपेसिटर के फॉर्म में लिखना चाहें तब भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि XC बराबर क्या होता है 1/2πfc, और XL बराबर कितना होता है, XL बराबर आपका होता है 2πfl। तो जैसे ही ये दोनों रखेंगे ना तो आपका Z0 बराबर कितना आ जाएगा, Z0 बराबर आपका निकल के आ जाएगा, Z0 बराबर आपका आ जाएगा √L/C। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर्ज इम्पिडेंस का। तो सर्ज इम्पिडेंस और सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग आपको समझ में आ गया। देखो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जो होता है वो कब होता है, जब आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है वो प्योरली रजिस्टिव लोड बन जाता है, यानी प्योरली रजिस्टिव बन जाता है। उस टाइम पे आपके पास कैसा होता है, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग होता है। और ये सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जो होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है और सर्ज इम्पिडेंस पर डिपेंड करता है। सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग किस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पर और सर्ज इम्पिडेंस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जो होता है वो होता है VP²/XL, सॉरी Z0, जहाँ पे Z0 आपका क्या है, सर्ज इम्पिडेंस है, और VP फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों। कहीं कहीं ये लाइन वोल्टेज 3 फेज रहता है तो वहाँ पे हम लाइन वोल्टेज लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का ये फॉर्मूला होता है, और सर्ज इम्पिडेंस का फॉर्मूला कैसे आता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा। तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जब होता है तो मैंने कहा कि आपके पास लोड कैसा हो जाएगा, प्योर रजिस्टिव। अगर लोड प्योर रजिस्टिव है तो इसका मतलब पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी। पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, यूनिटी हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़, पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, यूनिटी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग पे जो वोल्टेज होता है यानी कि हैज फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल एंड यूनिटी पावर फैक्टर। अब देखो यूनिटी पावर फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो वोल्टेज प्रोफाइल होगी वो कैसी होगी, फ्लैट होगी। कैसी होगी, फ्लैट होगी। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो एक करेक्ट आंसर जो होगा 232 का वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, क्लियर है तो बहुत बढ़िया है, ठीक। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ यूनिटी इम्प्लाई, यानी अगर आपके पास यूनिटी इम्प्लाई है या फिर यूनिटी पावर फैक्टर है उस कंडीशन पे आपके पास जो स्टैंडिंग वेव रेशियो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो, अब ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। अब देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्टैंडिंग वेव रेशियो होता क्या है। स्टैंडिंग वेव रेशियो, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो को अगर आपको डिफाइन करना है तो ये होता है हमेशा एक स्टैंडिंग वेव रेशियो जो होता है ये रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वोल्टेज। आपको स्टैंडिंग वेव रेशियो बताना है तो मैक्सिमम वोल्टेज अपान मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज अपान मिनिमम वोल्टेज ऑन ए लॉसलेस लाइन। वो भी किसके लिए, लॉसलेस लाइन। यानी स्टैंडिंग वेव रेशियो हम निकालते हैं तो लॉसलेस लाइन के लिए निकालते हैं, ठीक है। किसके लिए निकालेंगे, लॉसलेस लाइन के लिए निकालेंगे। क्लियर है, यानी कि सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जिस पर हो रहा है वहाँ पे हम स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालते हैं जो कि कितना होता है, मैक्सिमम वोल्टेज अपान मिनिमम वोल्टेज एट द लॉसलेस लाइन। जैसे अगर आपको एग्जांपल लिखना हो तो जैसे स्टैंडिंग वेव रेशियो आप 2:1 लिख सकते हो, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर 3:1 लिख सकते हो, जैसे कि 33 वोल्टेज है ये, यानी 22 वोल्टेज है, इधर 11 वोल्टेज है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। इधर 33 के भी है, इधर आपका 11 के भी है, तो इस रेशियो में आप लिख सकते हो। लेकिन अगर एक परफेक्ट मैच की बात अगर करें, एक परफेक्ट मैच की बात करते हैं तो वह रेशियो आपका जो होता है 1:1 हो जाता है। यानी कि जो फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल हो, कैसी, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, यानी यूनिटी इम्प्लाई जिस टाइम पे होती है तो यूनिटी इम्प्लाइड पे जो आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1 होगा। लेकिन अगर देखो एक कंप्लीट मिसमैच पे है, कंप्लीट मिसमैच पे कितना है, 1:1 होगा। यानी हम इस पे बात करते हैं कि जो ZL होता है वो Z0 के बराबर होता है, यानी लोड का इम्पिडेंस सर्ज इम्पिडेंस के बराबर होता है।
जब यूनिटी इम्प्लाई की बात करते हैं एक स्टैंडिंग वेव रेशियो के लिए। तो ठीक है इतनी चीज़। अगर इनकम्प्लीट मिसमैच की बात करें, ध्यान से सुनना, स्टैंडिंग वेव रेशियो का इनकम्प्लीट मिसमैच जब होता है तो वो रेशियो कितना बन जाता है, वो रेशियो बनता है इनफाइनाइट रेशियो 1। कंप्लीट मिसमैच मैच तो क्या 1:1। इनकम्प्लीट मिसमैच जब भी अगर आपसे कभी ऐसा आगे क्वेश्चन कभी आए तो वो जो होगा मतलब कि इनफाइनाइट रेशियो 1 होगा। तो इस कंडीशन से आप समझ सकते हो कि यूनिटी बोला है तो यूनिटी के लिए क्या होना चाहिए। यूनिटी के लिए होगा कि ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू लोड इम्पीडेंस। अब देखो सर्ज इम्पीडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस दोनों क्या होता है, यानी यूनिटी इम्प्लाई का मतलब क्या बोला कि कंप्लीट मिसमैच। कंप्लीट मिसमैच का मतलब कि दोनों का रेशियो 1:1 हो। जब दोनों का रेशियो 1:1 होगा उस कंडीशन पे ठीक, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले तो आप इस स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट टी सर्किट ऑफ ए लॉन्ग लाइन इज प्रीफर टू इक्विवेलेंट पाई सर्किट। अगर एक लॉन्ग लाइन है तो उसमें आपने इक्विवेलेंट टी सर्किट जो निकाला है वो इक्विवेलेंट पाई सर्किट के बराबर होता है। सेकंड क्या है, द नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इज डिफरेंट फॉर पीक लोड एंड ऑफ पीक लोड। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर का जो कंपनसेशन हम करेंगे वो क्या होगा कि पीक लोड पे अलग होगा और ऑफ पीक लोड पर अलग होगा। ठीक, उसके बाद थर्ड क्या है, फेरेंटी इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट ओनली ऑन मीडियम एंड लॉन्ग लाइन्स। फिर देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इन तीनों स्टेटमेंट में। तो ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे पहला है इक्विवेलेंट टी सर्किट बराबर होता है इक्विवेलेंट पाई सर्किट के, बट ये सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट के हिसाब से ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जब भी हमें नंबर ऑफ बसेस को बनाना होगा न्यू बसेस को तो फिर टी सर्किट में अलग होता है और पाई सर्किट में अलग होता है। ठीक है, इसलिए कभी भी आइडियली अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट टी सर्किट कभी भी बराबर नहीं होता इक्विवेलेंट पाई सर्किट के। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट के व्यू से हम बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये कब नहीं होता, जब हमें न्यू बस को डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, अब बस मतलब क्या होता है, बस का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को कलेक्ट करके लेके जाता है। और ये जो बस इसी से फिर बस बार बना देते हैं हम। बस बार जो होता है बेसिकली एल्युमिनियम एंड कॉपर यानी कि कंडक्टर का बना होता है। ठीक है, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। तो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है पीक लोड के लिए और ऑफ पीक लोड। ऑफ पीक लोड का मतलब कि जब पीक लोड हो, एक ऑफ पीक लोड मतलब जब पीक लोड ना हो। ठीक है, तो देखिए पीक लोड पर जो कंपनसेशन करेंगे वो अलग होगा और ऑफ पीक लोड पर जो कंपनसेशन करेंगे वो अलग होगा। तो सही बात है कि जब भी हम रिएक्टिव पावर कंपनसेट करते हैं तो हर एक लोड पर आपका अलग होता है। ठीक है, यानी कि रिएक्टिव पावर का कंपनसेशन करना वो लोड के संग वेरी करता रहता है। ठीक है, जैसा लोड होगा उस हिसाब से हम रिएक्टिव पावर का कंपनसेशन करते हैं। उसके बाद फेरेंटी इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट ओनली ऑन ए मीडियम एंड लॉन्ग लाइन्स। तो जो फेरेंटी इफेक्ट है, अब फेरेंटी इफेक्ट आपको पता है क्या है, फेरेंटी इफेक्ट होता है कि जब रिसीविंग इंड वोल्टेज इज मोर देन सेंडिंग इंड वोल्टेज, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बाय फेरेंटी इफेक्ट। तो यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, फेरेंटी इफेक्ट कहलाती है। और फेरेंटी इफेक्ट जो होता है वो मीडियम और लॉन्ग लाइन में होता है, कभी भी शॉर्ट लाइन में आपका फेरेंटी इफेक्ट नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है कि फेरेंटी इफेक्ट से, तो फेरेंटी इफेक्ट जो होता है ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दो सही है हमारा। लेकिन जो ये होता है ये लाइट लोड पे होता है, किस पे होता है, लाइट लोड पे, या फिर हम कह सकते हैं कि नो लोड पे होता है। ठीक है, अगर लोडेड लाइन है तो फेरेंटी इफेक्ट नहीं होगा, याद रखना है आपको। फेरेंटी इफेक्ट तभी होगा जब लाइट लोड होगा, लोड बहुत हल्का, या फिर नो लोड होगा, तब होगा। क्लियर, तो आपका 2 और 3 करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका 2 और 3 दिया करेक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है फॉर ए गुड वोल्टेज प्रोफाइल अंडर नो लोड कंडीशन ए लॉन्ग लाइन नीड्स। अब देखिए एक गुड वोल्टेज प्रोफाइल आपको चाहिए, एक गुड वोल्टेज प्रोफाइल आपको चाहिए, तो फिर लॉन्ग लाइन में तो फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी? शंट कैपेसिटर एट रिसीविंग एंड, शंट रिएक्टर एट द रिसीविंग एंड, शंट रेजिस्टेंस एट द रिसीविंग एंड। तो क्या चाहिए आपको? तो देखिए हमको जब भी एक गुड वोल्टेज प्रोफाइल चाहिए, कैसा गुड वोल्टेज प्रोफाइल चाहिए, तो हमें क्या करना है कि देखिए नो लोड पे सबसे पहले बात आप ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन बोला एक गुड वोल्टेज प्रोफाइल अंडर नो लोड कंडीशन। अगर अंडर नो लोड की बात की गई है तो नो लोड पे आपके पास जो वोल्टेज मिलता है यानी लॉन्ग लाइन में, जैसे ये मान लीजिए आपका कोई लाइन है, ठीक, ये लाइन है, ये कैपेसिटर ऐसे लगा रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो वी आर आपको मिलेगा इस कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में, वो वी आर ग्रेटर होगा वी एस से। और ये किसके कारण होता है? ये होगा आपका कैपेसिटर के कारण। किसके कारण होगा? कैपेसिटर के कारण। ध्यान से समझो, किसके कारण होगा? इस कैपेसिटर के कारण होगा, क्योंकि लॉन्ग लाइन हो और मीडियम लाइन हो तो वहाँ पे जब लोड नहीं हो यानी नो लोड हो तो रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाता है, और ये वोल्टेज जिसके कारण बढ़ता है वो होता है कैपेसिटर, जो कि पैरेलल में होता है। तो कैपेसिटर जब पैरेलल में है इसी के कारण वोल्टेज आपका बिगड़ गया, यानी मैच नहीं हो रहा है, वोल्टेज प्रोफाइल सही नहीं मिल रही है। तो उसे मैच करवाने के लिए, उसे मतलब वोल्टेज प्रोफाइल सही करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक शंट में कुछ ऐसा एलिमेंट लगाना पड़ेगा जो कि इस कैपेसिटर का अपोज करे, इस कैपेसिटर के कारण जो वोल्टेज जनरेट हुआ उसका अपोज करे, इस कैपेसिटर के कारण जो पावर डेवलप हुई उसका अपोज करे। तो कौन कर सकता है? वो करेगा रिएक्टर। कौन करेगा? रिएक्टर। अब यह रिएक्टर जो होगा, क्या वो सीरीज रिएक्टर होगा या फिर वो शंट रिएक्टर होगा? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर शंट में कनेक्ट है, तो हमें रिएक्टर भी कैसा कनेक्ट करना होगा? शंट में। तो इसलिए उसका नाम है शंट कनेक्टर, मतलब कि शंट कनेक्टर या फिर शंट रिएक्टर एट द रिसीविंग एंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो शंट रिएक्टर बेसिकली क्या है कि रिड्यूस करता है ससेप्टेंस, मतलब कि ससेप्टेंस ऑफ द लाइन। तो लाइन का जो ससेप्टेंस है वो किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है? शंट रिएक्टर के द्वारा रिड्यूस किया जाता है। और ये वोल्टेज रेगुलेशन अंडर, मतलब कि इम्प्रूव करता है वोल्टेज प्रोफाइल को, या फिर आप कह सकते हो कि वोल्टेज रेगुलेशन को, वो भी नो लोड कंडीशन पे, या फिर कहीं कहीं अगर आपका लाइट लोड दिया है तब भी हम कौन सा यूज करेंगे? शंट रिएक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नो लोड कंपनसेशन ऑफ ए हाई वोल्टेज लाइन इन्वॉल्व्स। अब देखिए नो लोड कंपनसेशन ऑफ हाई वोल्टेज लाइन इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व हो सकता है आपको यही बताना है। ठीक है, तो बात तो ही है, क्या होना चाहिए? वो होता है शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर या सीरीज कैपेसिटर। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि शंट रिएक्टर। क्या होगा? शंट रिएक्टर होगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती चल रही होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है, फुल लोड कंपनसेशन इन ए लाइन रिक्वायर्स। अब देखिए फुल लोड कंपनसेशन की बात करते हैं हम। अब देखिए फुल लोड है, लोड नहीं है कोई, तो पहली चीज़ ध्यान समझना, कोई ट्रांसमिशन लाइन है और उस पर फुल लोड है। तो फुल लोड का मतलब क्या है कि वी एस बराबर होगा वी आर के। ठीक है, यानी कि रिसीविंग इन वोल्टेज, ये जो मतलब फिनोमिना था कि रिसीविंग इन वोल्टेज बड़ा हो जा रहा था, ये अब यहाँ पे मैच मतलब कि सही नहीं होगा, क्योंकि ये फुल लोड कंपनसेशन है, यानी फुल लोड लाइन है। तो फुल लोड लाइन में अगर हम देखें, ठीक है, फुल लोड लाइन में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें कंपनसेशन करना पड़ेगा। तो फुल लोड लाइन में जब हम कंपनसेशन करेंगे तो वहाँ आप ध्यान से समझो कि ये होगा इंडक्टर, कैपेसिटर के कारण कुछ होगा नहीं। तो फुल लोड कंपनसेशन करने के लिए ना हमें इस रिएक्टर के कारण जो पावर हमें मिलेगी, क्योंकि जब फुल लोड है तो इस कैपेसिटर का कोई बहुत रोल नहीं रह जाएगा, तो फिर इस इंडक्टर का रोल मेन रह जाएगा। इसके कारण आपको वोल्ट एम्पियर पावर जो होगी उसे आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसे ख़त्म करने के लिए ध्यान से समझना, इसे ख़त्म करने के लिए अब हम क्या लगाएंगे? ठीक है, इसे ख़त्म करने के लिए अब हम क्या लगाएंगे? तो इसे ख़त्म करने के लिए हम लोग शंट कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? शंट कैपेसिटर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, शंट कैपेसिटर। ठीक, तो ये आपका करेक्ट होगा।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूज ऑफ एडिशनल शंट कैपेसिटर कैन बी मेड फॉर इंक्रीजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ लाइन एज इट इज। अब देखिए, एक शंट कैपेसिटर हम क्या करते हैं, बनाते हैं, और उसकी मतलब कि लाइन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो शंट कैपेसिटर के द्वारा हम लाइन की कैपेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, रिड्यूस सर्ज इम्पीडेंस Z0, इंक्रीज फेज शिफ्ट बीटा, इंक्रीज इन अल्फा, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा, तो ध्यान से समझो कि एडिशनल शंट कैपेसिटर हम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, शंट कैपेसिटर। तो अगर हम बात करें शंट कैपेसिटर की, तो ध्यान समझना कि Z0 बराबर क्या होता है, √L/C। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे कि Z² बराबर क्या हो जाएगा, L/C। तो C बराबर आप देखोगे L/Z0 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर C इंक्रीज करोगे, आप ध्यान से समझो, C इंक्रीज करोगे तो Z0 आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर Z0 डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सर्ज इम्पीडेंस डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है, सर्ज इम्पीडेंस डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम एडिशन करेंगे शंट कैपेसिटर का किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, तो क्या करेगा, सीरीज इम्पीडेंस को रिड्यूस कर देगा या फिर न्यूट्रलाइज कर देगा सीरीज इम्पीडेंस को, जिससे हम कह सकते हैं कि आपका जो सर्ज इम्पीडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर सर्ज इम्पीडेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा तो आपका क्या कहेंगे कि रिड्यूस द सर्ज इम्पीडेंस, रिड्यूस द सर्ज इम्पीडेंस। तो सर्ज इम्पीडेंस अगर ये रिड्यूस सर्ज इम्पीडेंस हो जाएगा तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मानो। ओके, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टू इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ ए हाई वोल्टेज लॉन्ग लाइन। टू इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ हाई वोल्टेज लॉन्ग लाइन, तो हम क्या यूज करते हैं, द रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड, द रेजिस्टेंस कैन बी डिक्रीज, द सीरीज रिएक्टेंस कैन बी रिड्यूस, द शंट एडमिटेंस कैन बी रिड्यूस। 239 का क्वेश्चन है, क्या करेक्ट होगा। अब देखो, हमें क्या करना है कि इंक्रीज करना है कैपेबिलिटी ऑफ हाई वोल्टेज लॉन्ग लाइन की, ठीक। तो एक लॉन्ग लाइन है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा कि सी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। सी को हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे इस क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस वाले में। यूज ऑफ एडिशनल शंट कैपेसिटर, तो शंट कैपेसिटर जब हम लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो शंट एडमिटेंस है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, और शंट कैपेसिटर आपको दिया नहीं है कहीं पे, तो फिर करेक्ट क्या होगा, ध्यान से समझो। तो अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो Z0 बराबर क्या होता है, √L/C। अभी C से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। अगर Z0² बराबर L/C, तो इस C से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब L आपका अगर डिक्रीज हो जाए तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आपकी, सॉरी, सर्ज इम्पीडेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना कि L को हम क्या करें, क्योंकि ये C जो है ये कुछ नहीं दिया है, तो इसको हमने मान लिया है ये कांस्टेंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो इसको वैसे भी अगर मान लो C होता तो फिर इसे हमें इंक्रीज करना पड़ता, और ऑप्शन में कहीं ऐसा दिया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले में इंक्रीज दिया है, तो ये तो गलत वैसे ही है, क्योंकि रिलेशन ही कोई नहीं है इसका। तीन ऑप्शन है, इन तीनों में रिड्यूस रिड्यूस है, तो इसको अगर रिड्यूस करेंगे तब तो हमारा सर्ज इम्पीडेंस इंक्रीज हो जाएगा। हमें इंक्रीज थोड़ी ना करना, उसे रिड्यूस करना है। तो उसे रिड्यूस करने के लिए आपको यल को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। यल को जब रिड्यूस करेंगे तो हमारा सर्ज इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी में, यानी सीरीज रिएक्टेंस कैन बी रिड्यूस, क्योंकि रिएक्टेंस बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर 2πfL। तो यल अगर आपका रिड्यूस होगा तो एक्सएल भी रिड्यूस होगा, तो इसका मतलब सीरीज रिएक्टेंस कैन बी रिड्यूस। तो सीरीज रिएक्टेंस को रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लॉन्ग लाइन की ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पावर डिस्पैच थ्रू ए लाइन कैन बी इंक्रीज्ड बाई। अब जो पावर डिस्पैच, यानी पावर डिस्पैच एक लाइन के द्वारा हम कैसे इंक्रीज करेंगे, कर सकते हैं, इंस्टॉलिंग सीरीज कैपेसिटर, इंस्टॉलिंग शंट कैपेसिटर, इंस्टॉलिंग सीरीज रिएक्टर, इंस्टॉलिंग शंट रिएक्टर। अब बताइए आप कैसे कर सकते हैं। 240 नंबर का क्वेश्चन है और इसे आपको बताना है।
अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, तो मैंने क्या कहा कि शंट कैपेसिटर को जब हम इंस्टॉल करते हैं, शंट कैपेसिटर को इंस्टॉल करते हैं, तो जब हम शंट कैपेसिटर को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा कैपेसिटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटर इंक्रीज हो जाता है तो जेड नॉट हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब जेड नॉट डिक्रीज हो जाता है तो पी बराबर जो होता है वी अपान, ठीक है, पी अपान वी स्क्वायर अपान जेड नॉट। अगर ये डिक्रीज होगा तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप ध्यान से समझ सकते हो इस चीज़ को। तो हर जगह जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ा सब में यही कंसेप्ट आपका लगा है, सब में यही कंसेप्ट लगा है, ठीक है। तो अगर अगर आप देखो, अगर एक चीज़ इंस्टॉलिंग सीरीज कैपेसिटर, जब सीरीज कैपेसिटर आप लगाओगे, देखो सीरीज कैपेसिटर जब भी एक कैपेसिटर C1, मान लो एक C1 है और एक C2 है, जब ये कैसे कनेक्ट होते हैं सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट होने से क्या होगा, C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 निकाल के देख लेना, जो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। सीरीज में हमने क्यों नहीं किया, ध्यान से समझना। सीरीज में हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि दो कैपेसिटर, मान लो एक 2 माइक्रोफैरड का है, एक 3 माइक्रोफैरड का है। मान लो हमारे पास पहले 2 माइक्रोफैरड था, उसके बाद हमने एक सीरीज कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का लगा दिया। अब इसके कारण से 2 और 3 जब मिलेंगे तो ये 2 से भी कम होके मिलेगा, इनका इक्विवेलेंट यानी सी इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा वो 2 से भी कम मिलेगा। इसलिए हम शंट कैपेसिटर की बात करेंगे। शंट कैपेसिटर का मतलब क्या है कि पहले आपके पास 2 था, एक 3 था, तो शंट की बात करेंगे यानी सी इक्विवेलेंट करेंगे तो ये 2 प्लस 3 होगा बराबर 5 हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटर कनेक्शन तो आप देखे हो ना कि शंट और सीरीज, शंट मतलब पैरेलल, सीरीज मतलब क्या, सीरीज में होता है, ठीक है। और उसके बाद इंस्टॉलिंग सीरीज रिएक्टर, अगर सीरीज रिएक्टर आप इंस्टॉल कर रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप सीरीज रिएक्टर इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आपका क्या होगा, सीरीज रिएक्टर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका रिएक्टर तो बढ़ा रहे हो ना। रिएक्टर बढ़ाने का मतलब क्या है, जेड नॉट बराबर यल होता है, यल अपान सी जेड स्क्वायर बराबर, तो यल आपका इंक्रीज होगा तो फिर ये भी आपका इंक्रीज होगा, ये भी आपका इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। माना क्या जाएगा, ये होगा इंस्टॉलिंग शंट कैपेसिटर। शंट कैपेसिटर का अगर आप इंस्टॉलेशन कर देंगे तो सर्ज इम्पीडेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा। जब सर्ज इम्पीडेंस रिड्यूस हो जाएगा तो जो पावर डिस्पैच होगी थ्रू लाइन वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। अगला है द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन। अब देखिए, जो पावर ट्रांसमिटेड मतलब होगी कब मैक्सिमम होगी। ऑप्शन आपका है लाइन रिएक्टेंस इज हाई, कोरोनल लॉसेस आर मिनिमम, सेंडिंग इन वोल्टेज इज मोर, रिसीविंग इन वोल्टेज इज मोर। अब अगर आप ध्यान से समझो कि पावर ट्रांसमिट बोला है, तो पावर ट्रांसमिट कब मैक्सिमम हो सकता है, जब आपका सेंडिंग इन वोल्टेज ज़्यादा होगा, क्योंकि P बराबर जो होगा वी एस स्क्वायर अपान आर होगा, या फिर Z लिख सकते हो आप। तो जब वी एस स्क्वायर आपका ज़्यादा होगा तो पावर ट्रांसफ़र की जो कैपेबिलिटी है या फिर पावर ट्रांसमिटेड मैक्सिमम होगा, ठीक है, तब क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो रिसीविंग इन वोल्टेज हो दिया है, तो ये आप मत मार के आना क्योंकि इसमें मुझे लगता है गलत दिया है। मैंने कई जगह नेट पे देखा, हर जगह देखा है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सर्च किया तो हर जगह आपका क्या मिला है, सेंडिंग इन वोल्टेज इज मोर। तो आपको याद रखना ये भी, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं आप मान लो इस बुक से पढ़ के चले गए, अब आप नेट पे देखोगे तो हर जगह क्या लिखा है, सेंडिंग इन वोल्टेज इज मोर। इस बुक में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो हर जगह ज़रूरी नहीं कि यही करेक्ट हो, ये करेक्ट नहीं है, इसके हिसाब से जो है वो सी होना चाहिए, और हर जगह यही सी माना गया है। तो आप सी ही मान के चलो कि सेंडिंग इन वोल्टेज अगर आपका ज़्यादा है तो पावर ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी या फिर पावर ट्रांसमिटेड मैक्सिमम होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फॉर ए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन, for a constant voltage transmission the voltage drop along the line is maintained constant by installing। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन चाहिए। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है कि अगर वी एस आपका मान लीजिए वी एस और वी आर आपका बराबर हो। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब यही है कि सेंडिंग इंड का वोल्टेज रिसीविंग इंड के वोल्टेज के साथ बराबर में हो। द वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द लाइन इज मेंटेन कांस्टेंट बाय इंस्टॉलिंग। जो ट्रांसमिशन लाइन में आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको मेंटेन यानी कांस्टेंट करने के लिए क्या इंस्टॉल करें हम।
ऑप्शन आपका क्या है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर या फिर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एट द रिसीविंग एंड। तो इसका क्वेश्चन जो मतलब ये क्वेश्चन है आसान है, आप इसको देख के ही बता सकते थे कि इसका ऑप्शन है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एट द रिसीविंग एंड। तो आपको कांस्टेंट ट्रांसमिशन वोल्टेज चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आपको लगाना पड़ेगा। और किस साइड लगाना पड़ेगा, रिसीविंग एंड साइड पे। किस साइड पे, रिसीविंग एंड साइड पे, ठीक है। जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है वोल्टेज ड्रॉप को, जिससे लाइन कांस्टेंट आपका जो भी है वो मेंटेन रहता है। अगर लोड में चेंज हो रहा है, सपोज आपने सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर लगाया, लोड में चेंज हो रहा है, तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा, चेंज होगा। और पावर फैक्टर चेंज होगा तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो पावर फैक्टर आपका अगर चेंज भी हो रहा है तब भी वर्क करेगा, ठीक है, तब भी क्या करेगा, वर्क करता है। इसलिए आपको याद रखना है कि सिंक्रोनस मोटर के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हमेशा वो क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है, ठीक है। अगर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर की बात करें तो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर जो होता है बेसिकली एक ओवर एक्साइटेड नो लोड सिंक्रोनस मोटर होता है। कैसा होता है, ओवर एक्साइटेड, ये याद रखना है कि ओवर एक्साइटेड नो लोड सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन है द ड्रॉबैक ऑफ। अगर आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है तो इसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होगा। क्या ड्रॉबैक होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे Vs अगर आपको Vr के बराबर मिल रहा है तो फिर क्या ड्रॉबैक है आपको यही बताना है। एडवांटेज इसका बहुत है, ड्रॉबैक आपको बताना है। तो ड्रॉबैक अगर आप बताओ तो सबसे पहले देखिए, अगर आप देखिए जैसे अगर मैं बात करूं P बराबर V² बटे R होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि P बराबर V×I होता है, V×I। अगर ये V आपका कांस्टेंट हो गया, V आपका कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से आप देखते हो कि V बराबर P/I। तो इस I का जो मतलब कि उस सिस्टम में जो भी शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, अगर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो करंट आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर करंट इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सिस्टम। मेन ड्रॉबैक क्या है कि जब Vs बराबर होगा VR के, Vs बराबर होगा VR के, तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होगा जिसके कारण से करंट इंक्रीज होगी। जब करंट इंक्रीज होगी तो आपको जो हम सर्किट ब्रेकर लगाएंगे ना, अभी आगे हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन में कि ये क्या होता है। तो जब जो सर्किट ब्रेकर लगाएंगे उसकी रेटिंग आपको इंक्रीज करके लगानी पड़ेगी, उसकी रेटिंग इंक्रीज करके लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड क्या है, लोअर रिजर्व ऑफ लाइन इन केस ऑफ लाइन ट्रबल। तो जो लाइन में रिजर्व मतलब है वो आपका मतलब कि जो लाइन ट्रबल में होगी वो ज़्यादा होगी आपकी, मतलब कि ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंटरप्शन ऑफ सप्लाई ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म। तो रिस्क आपका बढ़ जाता है कि कहीं सिंक्रोनस मोटर यानी जो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आपने यूज किया है कहीं वो अपना सिंक्रोनिज्म ना खोल दे, मतलब कि खो दे। सिंक्रोनिज्म का मतलब क्या है कि वो एकदम सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा है, उसकी सिंक्रोनिज्म अगर गड़बड़ हो गई तो फिर पूरा सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन ड्रॉबैक होता है जब आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट वोल्टेज का मेन ड्रॉबैक आपका ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन है द एडवांटेज ऑफ। अब देखिए कांस्टेंट वोल्टेज का एडवांटेज क्या पूछा है, अभी ड्रॉबैक था अब एडवांटेज है। अब देखिए एडवांटेज क्या होगा, ठीक है। 244 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका एडवांटेज क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी वोल्टेज एट ऑल लोड एट द रिसीविंग एंड। यानी कि जो स्टडी वोल्टेज है आपका वो रिसीविंग एंड पे हर टाइम पे आपको एक ही जैसा मिलेगा। लोड आप चाहे जैसा लगा दो, अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी वोल्टेज एट ऑल लोड एट द रिसीविंग एंड, सारे सारे वोल्टेज आपके रिसीविंग एंड पे मिलेंगे जो आपको चाहिए, जितना भी वोल्टेज आपका सेंडिंग एंड पे था। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर प्रोटेक्शन फॉर द लाइन ड्यू टू पॉसिबल यूज ऑफ हाई टर्मिनल रिएक्टेंस।
जिससे अगर जैसे Vs और Vr अगर आपके बराबर हैं, हर जगह वोल्टेज आपका बराबर है, तो प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट आप यूज करोगे वो आपका क्या होगा कि थोड़ा सा सहज हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज हर जगह है। जितने भी वोल्टेज सेंस डिवाइस होंगे, जितने भी वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होने वाले प्रोटेक्शन जैसे आपके सर्किट ब्रेकर हो गए जो भी हैं, उन सब का रिक्वायरमेंट आपको ये नहीं कि अलग अलग रेटिंग का लाना पड़ेगा, एक ही रेटिंग का लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस हर जगह वोल्टेज आपको क्या मिल रहा है, कॉन्स्टेंट मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, थर्ड क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ कैरिंग इंक्रीज पावर फॉर ए गिवन कंडक्टर साइज इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस हैवी पावर ट्रांसमिशन। अगर आप पावर मतलब कि वोल्टेज आपका एक कांस्टेंट बना हुआ है, तो आप कंडक्टर की साइज को, डिस्टेंस कितनी दूर आप लेके जा रहे हो उसके साइज के हिसाब से आप ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हो, क्योंकि वोल्टेज आपका फिक्स हो गया है। वोल्टेज कितना है, चाहे जो भी होगा सेंडिंग इन पे होगा उतना ही रिसीविंग इन पे होगा, जिसके कारण से पावर की ट्रांसफ़र मतलब कि पावर ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तीन इसके क्या होंगे, एडवांटेज होंगे। बाकी ऑल ऑफ दी अबव यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन हैव द एडवांटेज ऑफ, अभी भी और एडवांटेज क्या है, देखिए 245 का, तो और एडवांटेज क्या है, तो और एडवांटेज की बात करें तो इंक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सिस्टम। एडवांटेज है कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। लार्ज रिजर्व ऑफ लाइन इन केस ऑफ लाइन ट्रबल, इम्प्रूव ऑफ पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ मॉडरेट एंड हैवी लोड्स, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो इसमें क्या है ना कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन में जो इंक्रीज ऑफ शॉर्ट सर्किट्स ऑफ द सिस्टम है, ये तो डिसएडवांटेज में आता है, क्योंकि हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन देखा था। उसके बाद ये लार्ज रिजर्व ऑफ लाइन इन केस ऑफ लाइन ट्रबल, ये भी आपका किस में आता है, ये आपका आता है डिसएडवांटेज में। तो ये दोनों के दोनों आपके डिसएडवांटेज में आएंगे, किस में आएंगे, डिसएडवांटेज में आएंगे। तो आपका ये जो है इम्प्रूव ऑफ पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ मॉडरेट एंड हैवी लोड, तो पावर फैक्टर अगर आपको इम्प्रूव करना होगा तो कांस्टेंट वोल्टेज आप लिए हो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर से, ठीक है, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर से, जो कि एक पावर फैक्टर को सुधारने वाली डिवाइस भी होती है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ मॉडरेट एंड हैवी लोड। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्हेन द सेंडिंग इन वोल्टेज एंड करंट आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिसीविंग इन वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली देन द लाइन इज कॉल्ड। अब देखिए कह रहा है कि जैसे कि वी आर बराबर है वी एस के और आई एस बराबर है आई आर के, मालूम न्यूमेरिकली ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइन को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन आपका है ये ट्यून्ड लाइन, ये ट्रांसपोज्ड लाइन, ये लॉन्ग लाइन, ये शॉर्ट लाइन। तो देखिए इसको हम बोलते हैं ये ट्यून्ड लाइन, क्या बोलते हैं, एक ट्यून्ड लाइन बोलते हैं कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज के बराबर है, सेंडिंग एंड की करंट रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर है, रिसीविंग एंड की करंट के, ठीक है, यानी आई एस बराबर आई आर के, वी एस बराबर वी आर के। तो यह कंडीशन आपको किस में होती है, ट्यून्ड लाइन में होती है। ट्यून्ड लाइन का मतलब कि एक कांस्टेंट वोल्टेज लाइन में होती है। अगर या फिर हम बात कर लें कि जिसमें आपका पैरेलल में, जैसे कि आपको ट्यून सर्किट पढ़े हैं, ट्यून्ड सर्किट, तो ट्यून्ड सर्किट में क्या होता है कि एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी हो जाता है। तो ये दोनों वैसे ही मतलब हट जाते हैं। सर्किट एकदम क्या होती है कि वी एस बराबर हो जाता है वी आर के और आई एस बराबर हो जाता है आई आर के, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्यून्ड सर्किट या फिर ट्यून्ड लाइन पर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सिंक्रोनस कंडेंसर इज एक सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, पेपर कंडेंसर है या नन ऑफ दिस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सिंक्रोनस कंडेंसर जो होता है ये क्या होता है, एक सिंक्रोनस मोटर होता है, क्या होता है, एक सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है कि यह बेसिकली लैगिंग या फिर लीडिंग करंट पर आपका क्या करेगा, एक्साइटेशन आप चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका वर्क करेगा, ठीक है।
तो इसको पावर प्लांट में हम इसलिए लगाते हैं, ठीक है, जो सिंक्रोनस कंडेंसर है इसको पावर प्लांट में हम इसलिए लगाते हैं कि ये पावर फैक्टर को क्या कर सके, सुधार सके, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सके, इसलिए हम इसको लगाते हैं पावर प्लांट में, ठीक है। यानी कि लोड भी अगर वेरी हो रहा होगा तो सिंक्रोनस कंडेंसर आपका वर्क कर जाएगा। तो बेसिकली जहाँ पे आपका लॉसेस जैसे जैसे फीडर हो गया, जनरेटर हो गया, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास कोई एक ऐसी डिवाइस हो जो फीडर बेसिकली किस चीज़ पे डिज़ाइन किया जाता है, फीडर आपका डिज़ाइन किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप पर। तो वहाँ से जैसे वहाँ वोल्टेज आपको कांस्टेंट हमेशा बनाए रखना होता है, सॉरी वो डिज़ाइन किया जाता है फीडर आपका करंट रेटिंग पर, लेकिन वहाँ पे वोल्टेज हमेशा आपको मेंटेन मिलना चाहिए। तो उस वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या करता है, फीडर के पास जो भी वोल्टेज होता है उसको मेंटेन रखता है और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके यानी कि उसे भी अच्छा रखता है, ठीक है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, ऑलवेज ये क्या करता है, मतलब कि लीडिंग पावर यानी लीडिंग करंट को मतलब कि लेता है। यानी कि इसमें जब भी देना नहीं, अगर टेक इन करेगा यानी टेक करेगा तो ये हमेशा लीडिंग करंट को टेक करेगा। किसको, लीडिंग करंट को। ये भी आपको याद रखना है कि सिंक्रोनस कंडेंसर लीडिंग करंट को टेक करता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए एक चीज़ और, सिंक्रोनस कंडेंसर सेम वही चीज़ कि एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है जो कि नो लोड पर यानी कोई भी मैकेनिकल लोड इस पर कनेक्ट नहीं होता है और ये पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट में काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ये सिंक्रोनस कंपनसेटर एब्जॉर्ब इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। इट इज एक सिंक्रोनस कंपनसेटर है जो एब्जॉर्ब कर रहा है इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को। इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को मतलब कि एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इट इज ये क्या है, ओवर एक्साइटेड है, नॉर्मल एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड या नन ऑफ दिस। तो अब ध्यान से समझो कि एक सिंक्रोनस कंपनसेटर है यानी सिंक्रोनस कंडेंसर है, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर जब इंडक्टिव रिएक्टिव पावर की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि लैगिंग करंट की बात कर रहा है। देखो इंडक्टर है तो इसका मतलब लैगिंग करंट की बात कर रहा है। अगर लैगिंग करंट की बात कर रहा है तो ये कंडीशन आपकी होती है अंडर एक्साइटेड। कब होती है, अंडर एक्साइटेशन में होती है। जब यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर की बात करता तो वहाँ पे हम कहते हैं ओवर एक्साइटेड। तो ध्यान से ये भी समझना, कभी कभी क्वेश्चन आपका आता है तो ध्यान से देखना कि यहाँ इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है कि मतलब कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर है, ठीक है। तो अंडर एक्साइटेशन जब होगा तो ध्यान से समझना कि एक सिंक्रोनस कंपनसेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, सिंक्रोनस कंडेंसर अंडर एक्साइटेशन में टेक करता है टेकिंग लैगिंग रिएक्टिव पावर। आपको याद रखना है कि सिंक्रोनस मतलब कि इंडक्टिव बात करें या फिर अंडर एक्साइटेशन में टेकिंग लैगिंग, ठीक है, टेकिंग लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। ये आपको याद रखना। अगर ओवर एक्साइटेशन की बात होती तो फिर टेकिंग, देखो मैं लिख रहा हूँ टेकिंग लीडिंग रिएक्टिव पावर। अगर ये टेकिंग मतलब टेक कर रहा है, लीडिंग रिएक्टिव पावर को ले रहा है, ठीक है, ओवर एक्साइटेशन में, तो फिर देगा क्या, लैगिंग रिएक्टिव पावर। क्लियर है। अब अंडर एक्साइटेशन में क्या ले रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पावर, तो फिर देगा क्या, लीडिंग रिएक्टिव पावर। तो आप समझना, हमेशा क्वेश्चन ना इसमें घुमा के पूछता है, तो आपको अगर ये पता रहेगा ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर लोगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 248 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर सप्लाई। अब देखिए सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर है, ठीक, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर है। तो मैंने क्या कहा कि एक टेकिंग, जब लोड आपका डिफाइन होता है कि इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, तो उस कंडीशन से हम बताते हैं कि ये लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा। अगर एक्साइटेशन ही मान लो शो किया गया हो कि ओवर एक्साइटेशन है कि अंडर एक्साइटेशन है, तब भी हम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बोला क्वेश्चन कि ये सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर सप्लाई, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर क्या सप्लाई कर सकता है।
सप्लाई क्या कर सकता है, सप्लाई का मतलब कि क्या दे सकता है, क्या सप्लाई करेगा, तो लैगिंग एंड लीडिंग रिएक्टिव दोनों पावर कर सकता है ना। कि एक्साइटेशन मतलब कि आपको नहीं बताया गया है, जब एक्साइटेशन नहीं बताया गया है तो आप इसको नॉर्मल भी मान के चलो, ओवर भी मान के चलो और अंडर एक्साइटेशन भी मान के चलो। तो तीनों कंडीशन के लिए आपका करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि इसमें कुछ मतलब कि दिया नहीं गया है, तो नहीं दिया गया है तो सप्लाई क्या करता है, रिएक्टिव पावर मतलब कि सॉरी रिएक्टिव कह रहा हूँ, लैगिंग भी लीडिंग भी दोनों करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि ये सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एज कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर ऑफ द सेम रेटिंग है। एक सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर है और कंपेयर कर रहे हैं हम उसको सिंक्रोनस मोटर के साथ, तो सेम रेटिंग है दोनों की, लेकिन क्या डिफरेंट है इनमें। ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ो कि किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी का डायामीटर ज़्यादा होगा, किसी का डायामीटर कम होगा, तो आपको समझना है। तो देखिए सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर जो होता है वो डिफरेंट होता है सिंक्रोनस मोटर से, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर तो लोड पे काम कर रहा है तो अलग तरह है, नो लोड पे काम करता है तब जाके सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर बनता है। अगर कोई भी चीज़, ध्यान से समझो, कोई भी चीज़ है अगर नो लोड पे है, जैसे मान लो आपके ऊपर ही अगर लोड होगा, ध्यान से समझना, आपके ऊपर लोड है तो क्या आप तेजी से भाग पाओगे, आप कहोगे नहीं मैं तेजी से नहीं भाग पाऊंगा। जब आपके ऊपर लोड होगा तो, जब लोड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, तेजी से भागोगे। कैसे भाग सकते हो तेजी से, तो इसका मतलब है कि सिंक्रोनस मोटर की बात की गई है तो यानी ये लोड पे बात की गई है, और सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर की बात की गई है तो ये नो लोड पे बात की गई है, क्योंकि ये पता है आपको। ठीक है, ये नो लोड पे बात की गई है। तो लोड पे जो होगा उसकी स्पीड, स्पीड की अगर हम बात करें, एक प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो कि इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो क्लियर है। तो ये सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर कंपेयर करेंगे सिंक्रोनस मोटर से तो इसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी। तो हाई स्पीड आपका सिर्फ इसमें दिया है और इसमें दिया है, तो आपका ए करेक्ट होगा या फिर बी करेक्ट होगा, आपको यही समझना है। तो देखते हैं ए है कि बी है। फिर अगर क्या दिया है, लार्जर शेफ्ट डायामीटर या फिर स्मॉलर शेफ्ट डायामीटर। ठीक है, अब देखिए डायामीटर की बात की गई है, डाया। ठीक है, डाया, डाया आपका क्या होना चाहिए, डाया आपका स्मॉल होना चाहिए। डाया आपका कैसा होना चाहिए, यानी जो एरिया है ये कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। और उसकी लेंथ अगर बोलता तो लेंथ उसका कैसा होना चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। उस पार्टिकुलर रोटर की जो लेंथ होनी चाहिए वो लॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है आज से कि सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर हाई स्पीड का होगा और उसका डायामीटर कम होगा। क्योंकि देखो यार, जैसे कोई भी चीज़ है, ये आपने बनाया, ये बन गया, मान लो ये रोटर है, एक रोटर आपने ऐसा बना दिया, एक रोटर आपने ऐसा बना दिया, इसका मान लीजिए डाया ज़्यादा है, ये D2 है, ये D1 इसका डाया है। तो D2 जो है वो ज़्यादा है, D2 जो है वो ज़्यादा है D1 से। तो कौन ज़्यादा स्पीड से चलेगा, D2 या D1, आप कहोगे D1 चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पतला है तो थोड़ा जल्दी मतलब कि थोड़ा तेज़ घूमेगा, ये मोटा है तो ये थोड़ी ना तेज़ घूमेगा, समझ सकते हो आप ना। उस हिसाब से जो मोटा है उसकी लेंथ कम होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ लेस होगी। और जो पतला है उसकी लेंथ क्या होगी, मोर होगी, यानी ज़्यादा होगी। तो आप समझ सकते हो हर एक चीज़ को, एक कंसेप्ट आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर और सिंक्रोनस मोटर आप समझ गए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी स्मॉलर शेफ्ट डायमीटर एंड हाई स्पीड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेज मॉडिफायर इज नॉर्मली इंस्टॉल्ड इन केस ऑफ। तो फेज मॉडिफायर को हमें इंस्टॉल करना होता है नॉर्मली हम कब करते हैं, आपसे यही पूछा गया है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, मीडियम लेंथ लाइन में, लॉन्ग लाइन में, या फिर फॉर एनी लेंथ ऑफ द लाइन। तो फेज मॉडिफायर आपका कब इंस्टॉल किया जाता है, तो बहुत कठिन नहीं है। फेज मॉडिफायर हम बेसिकली यूज करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको याद रखिए कि फेज मॉडिफायर को हम इंस्टॉल करते हैं किस केस में, लॉन्ग लाइन की जब बात होगी, जब लॉन्ग लाइन की बात होगी। क्लियर है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अगर हम बात करें, ऑप्शन पढ़िए, देखिए जब ऐसा बोले तो ऑप्शन पढ़ो पहले ध्यान से, कि सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आर इंस्टॉल्ड एट सेंडिंग इन, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आर इंस्टॉल्ड एट लोड इन, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आर नथिंग बट सिंक्रोनस मोटर स्पेशली डिजाइंड, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर डू नॉट कैरी लोड। अब देखिए ध्यान से समझना है, इसमें बोला है कि नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर होता क्या है, क्योंकि चारों ऑप्शन सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर से है। तो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर क्या है, एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि स्पेशली डिजाइंड सिंक्रोनस मोटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर डू नॉट कैरी एनी लोड। तो इस पर कोई लोड नहीं होता, मैंने पहले भी बताया कि ये नो लोड पे काम करता है, तो ये भी करेक्ट है। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आर इंस्टॉल एट लोड इंड, तो ये भी करेक्ट है, रिसीविंग इंड पे करते हैं, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, लोड इंड पे करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ये पढ़ें तो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आर इंस्टॉल एट सेंडिंग इंड, सेंडिंग इंड पे हम नहीं करते हैं इसको, ना ना ना, ये आपका हो गया गलत। 3 सही है, 1 गलत है। पूछा क्या है, पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं ऑप्शन नंबर ये है, तो करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपेसिटर आर यूज्ड इन पावर सिस्टम टू। कैपेसिटर हम जो पावर सिस्टम में यूज करते हैं उससे हमको क्या मिलता है, इम्प्रूव सप्लाई पावर फैक्टर, इम्प्रूव वोल्टेज रेगुलेशन, चेंज द लोड कैरेक्टरिस्टिक, ऑल ऑफ द एबव। तो हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, तो आप ध्यान से समझना कि जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं वो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में या फिर पावर सिस्टम में कैपेसिटर का इस्तेमाल करने से हमारा वोल्टेज, जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, कंपनसेट करता है वोल्टेज ड्रॉप को। जो हम शंट कैपेसिटर या फिर सीरीज कैपेसिटर कुछ भी यूज करते हैं, ये कंपनसेट करेगा, किसको कंपनसेट करता है, आपका वोल्टेज ड्रॉप को। अगर वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वी उतना ज़्यादा बराबर होगा वी आर के, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और वोल्टेज रिलेशन आपको पता है कि वी एस माइनस वी आर अपान वी एस होता है। तो जब इनमें उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो वोल्टेज रिलेशन आपका क्या होगा, कम होगा। हम हमेशा चाहते हैं कि पावर सिस्टम में वोल्टेज रिलेशन कम से कम हो। ठीक है, सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग इन वोल्टेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, कोई बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप ना हो। आइडियल की बात करते हैं तो वी एस बराबर वी आर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम उसको मिनिमम लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है वोल्टेज रेगुलेशन को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीरीज कैपेसिटर ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन आर ऑफ लिटिल यूज व्हेन। अब सीरीज कैपेसिटर हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज कर रहे हैं, लिटिल यूज व्हेन, कब हम यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। द लोड वी ए आर रिक्वायरमेंट इज स्मॉल, तो लोड वी ए आर का रिक्वायरमेंट बहुत स्मॉल होगा। या फिर द लोड वी ए आर रिक्वायर्ड इज लार्ज, द लोड वी आर रिक्वायर्ड इज फ्लैक्चुएटिंग, या सीरीज कैपेसिटर आर नेवर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम सीरीज कैपेसिटर यूज तो करते ही हैं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। द वी आर रिक्वायरमेंट इज फ्लैक्चुएटिंग, तो फ्लैक्चुएटिंग लोड पे हम इसे नहीं यूज कर रहे। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है कि बदलता रहता हो आपका। करेक्ट इसी दोनों में है, इसी दोनों में बताना है। लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो ना, तो सीरीज कैपेसिटर ऑन ट्रांसमिशन लाइन आर ऑफ लिटिल यूज व्हेन, लिटिल यूज हम कब कर सकते हैं, जब द लोड वी ए आर रिक्वायरमेंट इज स्मॉल। ठीक है, लोड वी ए आर का जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तब हम जाके क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 250 नंबर क्वेश्चन से 255 से लेके आएंगे और आगे के बहुत से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।